हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो आज मैं पॉलिटी का एक विज़न है इसका, क्विक फैक्ट्स, एक नया ये आया इन लोगों का। तो अच्छा लगा मुझे। इसमें मतलब आर्टिकल से रिलेटेड जो भी करंट इशू में थे, पॉलिटी से रिलेटेड वो दिया हुआ है, और आर्टिकल और उससे जजमेंट रिलेटेड दिए हुए हैं कुछ। तो अच्छा कंटेंट है इसमें, और इसको मैं कोशिश करूँगा कि हो जाए। आज जितना होता है फिर नेक्स्ट पार्ट में करके कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला इसमें टॉपिक दिया हुआ है रिजर्वेशन। ठीक है, तो रिजर्वेशन में अभी रिजर्वेशन करेंट में भी था, और ये इम्पोर्टेंट है, हमेशा से रहता है कंटेंट। तो रिजर्वेशन में अभी कौन कौन सी रिजर्वेशन की बात हो रही थी? ACBC, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के बारे में। उसके बाद EWS भी था, जिससे रिलेटेड जजमेंट आया था, जनहित अभियान करके। ठीक है, ये सब दिया हुआ है इसमें। तो इससे आर्टिकल कौन, देखिए बेसिकली आर्टिकल 15 जो हमारा बात करता है, थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल जो रिजर्वेशन की बात करता है वो आर्टिकल हमारा 15 होता है। ठीक है, 15 क्या बात करता है? 15 बात करता है, आर्टिकल 15 ये बात करता है कि आप रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इनके आधार पे इनके बेसिस पे आप किसी के बीच डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये बताता है हमारा आर्टिकल 15। अब इसी का यूज़ किया गया यहाँ पे आर्टिकल 15(4) में। ठीक है, रिजर्वेशन क्या है? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? रिजर्वेशन मीन्स होता है, रिजर्वेशन क्या है? जाहिर सी बात है, कुछ लोग रिजर्वेशन के अगेंस्ट में भी होते हैं, कुछ लोग फेवर में होते हैं। तो रिजर्वेशन क्या है? एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट है, यानी जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, यानी जिनको, जो सोसाइटी में थोड़े से मतलब लोअर हैं, या फिर जिनको ज़रूरत है अपलिफ्टमेंट की, सोसाइटी में अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है, वो वो किस में आता है? रिजर्वेशन में आता है। ठीक है, तो रिजर्वेशन इसलिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का टॉपिक है, और ये इशू रहता है हमेशा। तो इसमें कौन कौन सा था? आर्टिकल 15(4) ये बात करता है, आर्टिकल 15(4). ठीक है, आर्टिकल 15(4) क्या बताता है? रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। उसके बाद आर्टिकल 15(6) एंड 15 क्लॉज 6, एंड इसको इस तरह पढ़ते हैं, 15 क्लॉज 6 और 16 क्या बताता है? 16 क्लॉज 6 ये बताया तुम आपका 10% रिजर्वेशन जो है EWS का, वो एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये किस अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था? EWS का अमेंडमेंट, ये याद रखना होगा आप लोग को वन डे के लिए। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में हुआ था इसकी बात। ठीक है, अब आर्टिकल इन जनरल क्या बताता है हमारा? आर्टिकल आर्टिकल इन जनरल हमारा क्या बताता है? आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 थोड़ा थोड़ा मैं डिस्कस भी करता जाऊंगा। आर्टिकल 16 बताता है हमारा कि आपको इक्वलिटी इन स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब एम्प्लॉयमेंट में जो होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में, सॉरी वो कुत्ते बाहर भौंक रहे हैं तो आवाज़ आती होगी, सॉरी उसके लिए, बट क्या ही कर सकते हैं। तो इक्वलिटी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16 आता है। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट जाहिर सी बात है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से भी रिलेटेड होगा। ठीक है, सही है, तो ये इसका यूज़ करके आर्टिकल 15(6) एंड 16(6)
का यूज़ किया गया, ठीक है। उसके बाद 16 क्लॉज 4, 16 क्लॉज 4A, 16 क्लॉज 4B, सब रिजर्वेशन इन पोस्ट एंड सर्विसेज। बहुत सारा होता है जैसे मतलब सर्विसेज में वहाँ पे रिजर्वेशन की ज़रूरत है ताकि वो पोस्टिंग में प्रमोशन में हो, तो ये सब किस में आता है, आर्टिकल 16 के अंडर में आता है। आर्टिकल 46 हमारा क्या बताता है, आर्टिकल 46 बताता है हमारा प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ठीक है ना। तो ये हमारा किस में आता है, आर्टिकल 16, ठीक है। अब आर्टिकल 46 क्या बताता है, आर्टिकल थोड़ा सा जान लेते हैं। ये किस में आएगा, आर्टिकल 46, ये आर्टिकल 46 किसका पार्ट है, 36 टू 51। ये किस में आता है हमारा, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ, ये एक DPSP है, यानी ये DPSP है। तो जो मतलब बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट, DPSP फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सब आपको याद होना चाहिए एकदम अच्छे से उनके बारे में। तो DPSP आता है, ठीक है। ये किस पार्ट में आता है, पार्ट 4 में आता है, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल जो है 46 हमारा यहाँ पे ये डिस्कस करता है क्या, ये बात करता है हमारा प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC एंड ST, सॉरी, ठीक है। ये इसकी बात करता है। उसी तरह आर्टिकल हमारा 243D क्या बात करता है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स जो पंचायत में होते हैं, ठीक है, SC ST के लिए, ठीक है ना, 243। उसी तरह 330 क्या बताता है, ये सब मैं बता देता हूँ इधर अलग से, समझो। आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक, ये किस में आता है हमारा, स्टेट पंचायत जो होता है, ठीक है ना, पंचायत। किस कॉन्स्टिट्यूशन, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक है। ये किस शेड्यूल में आता है, 11 शेड्यूल में, पंचायत 11 शेड्यूल। ये सब प्रीलिम्स के लिए भी, फिर मेंस में आप लोग मेंस राइटिंग में इन्हांस कर सकते हैं ये सब चीज़ें लिखकर, ठीक है। जब पंचायत 3 टियर सिस्टम की बात आ रही है वहाँ पे 11 शेड्यूल में होता है, ठीक है। और ठीक है, ये 243 तो इसी में आता है हमारा आर्टिकल 243D, 243D आर्टिकल 243 क्या बताता है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स SC ST के लिए, ठीक है, पंचायत, पंचायत, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पूछता है वनडे में, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किस लिए है, ठीक है। 243 आर्टिकल कौन कौन सा है, 243 टू 243, 243O, सॉरी। उसके बाद कौन सा आता है आर्टिकल, यहाँ पे आ जाता है 243W, ये बताता है सेम रिजर्वेशन SC ST का, कहाँ पे, म्यूनसिपैलिटी में, सीट्स का इन म्यूनसिपैलिटी। तो म्यूनसिपैलिटी की जो बात होती है वो कहाँ रखा गया है, तो ये किससे, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक है। यहाँ पे कितने फंक्शन, एक और आर्टिकल इंपॉर्टेंट है बताता हूँ मैं इसमें, 243G, ये क्या बताता है हमारा, पावर एंड फंक्शंस, पूरा पावर एंड फंक्शन जो भी है वो कौन सा आर्टिकल बताता है, 243G। और कितने फंक्शंस की बात हुई है यहाँ पे, 29 फंक्शन पूछता है। यहाँ पे कितने फंक्शन की बात हुई है,
यहाँ पे कितने फंक्शन की बात हुई है? 18 फंक्शन की। ठीक है, अभी मैं कभी आर्टिकल लाऊंगा डिटेल में, उसमें डिस्कस कर लेंगे हम लोग। ठीक है सब, तो ये हो गया। उसी तरह आता है हमारा नेक्स्ट 243, सॉरी, आर्टिकल 330 एंड 332। ये क्या बताता है? तीन आर्टिकल, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो मैं बता देता हूँ। आर्टिकल 330 ये क्या बताता है? SC ST का जो सीट होता है रिजर्व रहेगा कहाँ पे? रिजर्व कहाँ पे? लोकसभा में, हाउस ऑफ पीपल। ठीक है ना। और 332 सेम आर्टिकल 332 कहाँ पे? सेम लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में SC ST हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, अब इसमें जजमेंट कौन कौन से सबसे इम्पोर्टेंट तो हम लोग लेटेस्ट से पढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें, ऐसे तो सब देख लो आप, कौन कौन सा जजमेंट है इसमें। जजमेंट है इंदिरा साहनी, ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है 1992 का। इसमें कैप लगा के आर्टिकल 16(4) का यूज़ करके, जो ऊपर यूज़ हुआ 16(4) का यूज़ करके, कितना कि भाई यार इससे 50% से एक्सीड नहीं हो सकता है, ये लिमिट है, अपर लिमिट है। कैप लग जाती है, कुछ भी करो इतना परसेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता है। बहुत सारे स्टेट मतलब इस पे ये कर रहे हैं कि हम अपना रिजर्वेशन देंगे अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए, बट सुप्रीम कोर्ट बोला है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी आप कर रहे हो रिजर्वेशन। तो ये 1992 यहीं पे बात हुई थी। क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया था OBC में से। ठीक है, जो भी आप लोग सर्टिफिकेट बनवाते होंगे ना, नॉन नॉन क्रीमी लेयर। फिर कौन सा है? तो प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984 का। M नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006। इसमें क्या बताया गया? 3 कंडीशन बताया गया कि रिजर्वेशन प्रमोशन में स्टेट को दिखाना पड़ेगा, जिस बेसिस पे प्रमोशन कर रहे हो। तो क्या क्या भाई? क्वान्टिफिएबल डेटा ऑन बैकवर्डनेस ऑफ SC ST, मतलब डेटा होना चाहिए। ठीक है, कि कितने बैकवर्डनेस है। फैक्ट्स अबाउट देयर इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, उसके बारे में फैक्ट्स होना चाहिए। रिजर्वेशन आर द इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए आप रिजर्वेशन कर रहे हो। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए कर रहे हो। इस तरह से है। फिर कौन सा जजमेंट आता है? राम सिंह। ठीक है, यहाँ पे आता है सबसे इम्पोर्टेंट है ये जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 में आता है। कौन सा कौन अपील करता है? सुप्रीम कोर्ट। इसकी वैलिडिटी को करता है कि 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये सही है, मतलब 10% जो रिजर्वेशन किसको दिया गया? EWS, जो जनरल में इकोनॉमिकली, जनरल कैटेगरी में है, जो इकोनॉमिक फाइनेंशियली क्या थे, फाइनेंशियली जो वीक है ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो दिया गया उसी को कहा जाता है EWS, 10% रिजर्वेशन। ठीक है, 10% रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन से इतने आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, 15, 16(4), 16(4)A, 14, फिर स्टेट पंचायत के लिए 243D, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ये सिटीजनशिप। ठीक है, सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप के बारे में थोड़ा बता देता हूँ मैं पहले। सिटीजनशिप, बेसिक इंफॉर्मेशन। सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट सेकंड में। ओके,
सिटीजनशिप की बात होती है, कौन कौन सा आर्टिकल 5 to 11। अब एक एक आर्टिकल को डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। आर्टिकल 5 क्या बताता है? सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, कमेंस हुआ, उस टाइम पे जो सिटीजनशिप दिया गया लोगों को, आर्टिकल 5 बताता है, ठीक है ना। आर्टिकल 6 क्या बताता है? राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। राइट्स ऑफ सिटीजन्स ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, यानी जो पाकिस्तान से माइग्रेटेड टू इंडिया है, पाकिस्तान से जो भारत आए, ठीक है। राइट्स ऑफ सिटीजन ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया, बहुत सारे, जब पार्टीशन हुआ 1947 में, तो बहुत सारे क्या लोग इंडिया से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से भी बहुत सारे इंडिया है, तो उसके लिए आर्टिकल 6 कहता है। यानी आर्टिकल 6 पहले बोला है जो माइग्रेटेड टू इंडिया, पहले इंडिया मतलब ऐसे याद करो ठीक से, इंडिया आए तो आर्टिकल 6। आर्टिकल 7 सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, यानी कुछ लोग जो पाकिस्तान, तो सबसे पहले इंडिया है ना, हमारा इंडिया इंपॉर्टेंट है, तो इंडिया में आए तो टू इंडिया आर्टिकल 6, टू पाकिस्तान आर्टिकल 7। फिर राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडियन ओरिजिन के तो हैं लेकिन इंडिया के बाहर, तो उनको आर्टिकल 8 के थ्रू दिया जाता है, ठीक है, सिटीजनशिप। आर्टिकल 9 persons voluntarily acquiring citizenship of a foreign state not to be citizen। हाँ, 9 आर्टिकल 9 क्या बताता है? वैसे लोग जो खुद से वॉलंटरीली, मतलब खुद से उन्होंने दूसरे स्टेट का सिटीजनशिप एक्वायर कर लिया, आर्टिकल 9 बताता है। आर्टिकल 10 कंटिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, आर्टिकल 10 बताता है, ठीक है। आर्टिकल 11 क्या बताता है? ये इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। तो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये फिर से न्यूज़ में था, एक्ट ये 2019, ठीक है ना, देख लेना आप लोग 2019। तो इसमें आर्टिकल जो पार्लियामेंट जो लॉ लाया था, चेंज किया था मैंने, पार्लियामेंट ने इसी आर्टिकल का यूज़ किया था। बहुत सारे चेंजेस हुए थे ना, पार्लियामेंट ने आर्टिकल 11 का ही यूज़ किया था। और जो कौन कौन से जो माइनॉरिटीज़ को दिया गया था, पाकिस्तान, बांग्लादेश और कौन सा था, अफगानिस्तान, यहाँ से जो माइनॉरिटीज़ थे उनको वो आएंगे और सिटीजनशिप एक्वायर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से था, जो आर्टिकल 11 का यूज़ किया गया था और अमेंडमेंट करके ये कौन सा सिटीजनशिप, आप लोग कमेंट में बताना मेन इसका एक्ट कौन सा है, कौन सा एक्ट है, ओल्ड वाला, स्टार्टिंग वाला, ठीक है। जो माइनॉरिटीज़ को दिया गया था सिटीजनशिप, ठीक है, तो इसी आर्टिकल का यूज़ करके गया था। तो ये 5 to 11 पूरा है। अरे यार ये कैसा गया भाई। अब आते हैं हम लोग ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। अब देखो आर्टिकल 19 जो है हमारा, जो फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट्स है, जो फंडामेंटल राइट्स जो है उसमें अच्छे से बताता हूँ, फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। इसमें टोटल मतलब 6 जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स है, पहले 7 था, तो एक राइट टू प्रॉपर्टी को फिर चेंज करके वो बना दिया गया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया आर्टिकल 300 का यूज़ करके। बट वो फंडामेंटल राइट नहीं है, तो अभी टोटल 6 है। तो उसमें क्या क्या होता है? पहला होता है राइट टू फ्रीडम। अब ठीक है, इसमें बहुत टोटल कितना होता है, 19 से लेकर, सॉरी
ये जो राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये 19 आता है, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन 19। तो इसमें भी फिर आपके फर्दर बहुत सारे हैं, ए बी सी डी करके, ठीक है ना। तो इसी में एक होता है, अब रिस्ट्रिक्शन भी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है आपको, ठीक है ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। स्पीच का है मतलब आप बोलोगे, लेकिन ऐसा भी नहीं कुछ बोलना है कि आपको देश की सॉवरेनिटी और यूनिटी इंटीग्रिटी को कुछ खतरा हो, इस तरह से नहीं बोलना है, कुछ भी आपको नहीं बोलना है, ठीक है ना। मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का और स्पीच का तो है, बट वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन भी लगता है कुछ। तो वो रिस्ट्रिक्शन किस आर्टिकल के थ्रू लगता है, तो यही बता रहे हैं यहाँ पे कि अगर ऐसा कुछ बोल रहे हो आप, जिससे हेटेड फैल रहा है, कुछ हेट स्पीच आप दे रहे हो, तो किस आर्टिकल के थ्रू लगता है, 19(2) के थ्रू रिस्ट्रिक्शन भी लगता है। हेट स्पीच कर्टेल ऑन ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। यानी कुछ ऐसा बोल रहे हो आप, तो 19(2) क्या लगाता है, रिस्ट्रिक्शन लगाता है। ये रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है यार, आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच पे रिस्ट्रिक्शन लग रहा है ना, रिस्ट्रिक्शन लग रहा है। तो किस बेसिस पे, ऑन ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर, अगर कुछ ऐसा बोले आपने, मतलब पब्लिक ऑर्डर खराब हो गया, कुछ ऑफेंसिव बात बोल रहे हो या सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की बात हो रही है, तो उस केस में 19(2) आप पे रिस्ट्रिक्शन लगाता है, ठीक है। कर्टेल, कर्टेल मतलब खत्म कर देना, रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। भारतीय न्याय संहिता, कौन सा भारतीय न्याय, जो 3 जो चेंज हुए थे, वो उसका कौन सा सेक्शन, 353(2). उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 सेक्शन 8, डिस्क्वालीफाइज कन्विक्टेड फॉर इंटेलिजेंट यूज ऑफ स्पीच, ठीक है, इलिजिटिमेट, मतलब कुछ इलीगल बोल रहे हो आप कुछ, ठीक है ऐसा, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 सेक्शन 7, इसका इतना सेक्शन तो नहीं याद रखना है, वहाँ नहीं आर्टिकल से डिस्कस करोगे आप, बट याद रखना है ये इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 19(2) बहुत सारा भी मैं कराऊंगा रिस्ट्रिक्शंस किस तरह। एक हाथ से तो फंडामेंटल राइट, ये क्वेश्चन आता है कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है बट एक हाथ से ले रहा है, मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगा रहा है कि ऐसा नहीं कि हाँ हमेशा आपको फ्रीडम ही है सब चीज़ करने का, कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है, ठीक है। तो वो पढ़ेंगे हम लोग डिटेल से। अब इसमें जजमेंट क्या क्या है, इसका जजमेंट है प्रवासी भलाई संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2014 का जजमेंट। कोर्ट रिकॉग्नाइजिंग द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ हेट स्पीच एंड रिफर द मैटर टू लॉ कमीशन फॉर इन डेप्थ। आप लोग बताओगे अभी लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन है, बने हैं या नहीं बने हैं, या कौन सा लॉ कमीशन है, ठीक है। फिर उसके बाद यानी लॉ कमीशन को डेप्थ एग्जामिनेशन के लिए ये भेज दिया था। श्रेया सिंगल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2015, श्रेया सिंगल versus Union of India. Supreme Court held that reasonable restriction under Article 19(2) on free speech and expression may be imposed only if it incites violence or leads to public disorder. तब इसमें बोला गया कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं 92 का यूज़ करके, ऑन फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन में भी इम्पोज हो सकता है ओनली इफ इट इंसाइट्स वायलेंस, यानी कुछ दंगा फसाद, और लीड्स टू पब्लिक डिसऑर्डर, तो उस केस में लगा सकते हैं, ठीक है। श्रेया सिंगल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। Amish Devgan versus Union of India 2020. Supreme Court had the need to balance competing interests of free speech and prevent spread of hatred and communal disharmony. यानी कुछ ऐसा नहीं बोलना है आपको कि कम्युनल डिसहारमोनी हो, स्पीच हैट्रेड फैले, ये सब ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ये इंडिया का जो डाइवर्सिटी है उसको अफेक्ट करता है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है कि जिससे दूसरे के रिलीजन को हर्ट हो, या कुछ ऐसा नहीं बोलना है कि कुछ भी, तो सोच समझ के बोलना है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन यानी एक तरफ हमें फ्रीडम देता है तो दूसरी तरफ कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है। अब आपको मैं बताता हूँ थोड़ा सा आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये क्या है,
सबसे एपेक्स कोर्ट है। एपेक्स कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं जिसको। सर्वोच्च, सॉरी, सर्वोच्च न्यायालय। हिंदी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, कोई नहीं, ज़्यादा न्यायालय। अब सर्वोच्च न्यायालय एपेक्स कोर्ट है। तो एपेक्स कोर्ट ये इसके पास जुरिडिक्शन है, ठीक है, जुरिडिक्शन होता है जिस बेसिस पे जजमेंट देता है, ठीक है, कोई भी कोर्ट। हमारे इंडिया में क्या है, 3 टियर सिस्टम है ना, जो यानी सब इंटीग्रेटेड सिस्टम है, लेकिन सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, फिर ट्राइब्यूनल्स वगैरह होते हैं, और पंचायत वगैरह जो होता है सिस्टम, ठीक है ना, पंचायत में जो कोर्ट होते हैं ये सब। सबसे एपेक्स कोर्ट हमारा क्या है, ये सब इंटीग्रेटेड है, लेकिन इंटीग्रेटेड सिस्टम है पूरा, ठीक है। तो जजमेंट जो होता है इसका बहुत सारा है, ठीक है। तो इसमें एक होता है आर्टिकल, बहुत सारा ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन, एप्लेट जुरिडिक्शन, है ना। सिविल केसेस में तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन एप्लेट होता है, उसी तरह होता है एक कंप्लीट जस्टिस, इसमें आर्टिकल है सबका, इसमें जब सुप्रीम कोर्ट में पढ़ाऊंगा डिटेल में तब किया जाएगा, ठीक है। तो ओरिजिनल एप्लेट होता है, ठीक है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल होता है पूरा, आर्टिकल 124 से 146 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ठीक है ना, देख लेना अच्छे से। तो आर्टिकल 142 होता है, कंप्लीट जस्टिस की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस के लिए इस आर्टिकल का यूज़ करता है। अभी रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यूज़ किया इसका, आर्टिकल 142 क्या बात करता है, कंप्लीट जस्टिस की। सुप्रीम कोर्ट कुछ खुद से भी जस्टिस करता है, मतलब इन द केस खुद से जजमेंट देता है। तो जैसे इसमें कौन सा होता है, आर्टिकल 142 का कहाँ कहाँ यूज़ हुआ, तो भनवारी देवी वर्सेस अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2002, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला विशाखा गाइडलाइंस, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखना है इसको। टू एड्रेस वर्क प्लेस, जो सेक्सुअल हरासमेंट होता था वर्क प्लेस पे, उसके लिए बोला, ठीक है। इवेंचुअली रिजल्टिंग इन प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013 का, ठीक है। बनवारी देवी वर्सेस अदर्स स्टेट ऑफ राजस्थान 2002, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा एंड अदर्स 2020। इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट एड्रेसिंग कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स ऑन डॉटर्स को पार्सनरी राइट्स अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये इंपॉर्टेंट था उस समय के करंट में। को पार्सनरी क्या होता है, ठीक है, कभी पढ़ाऊंगा इसको, हिंदू सक्सेशन एक्ट के थ्रू किया गया था। जैसे जो प्रॉपर्टी वॉपर्टी का होता है ना, उसके लिए होता है डॉटर्स का, और सन्स में जो होता है। द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पुनिया 2020, सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड परमानेंट कमीशन टू वुमेन ऑफिसर्स इन इंडियन आर्मी, तो ये इंपॉर्टेंट है। इंडियन आर्मी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता, सुप्रीम कोर्ट परमानेंट कमीशन बनाना है भैया, इंडियन आर्मी में वुमेन का होना चाहिए। इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडियन, कैप लगाया, ये तो इंपॉर्टेंट है, बताइए आप लोग। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ही आर्टिकल है ये, आर्टिकल 44। द स्टेट शैल endeavor टू सिक्योर फॉर द सिटीजन यूनिफॉर्म सिविल कोड
थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब एक ही मतलब लॉ रहेगा और उसी को फॉलो किया जाएगा गाइडलाइंस। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। अभी रिसेंटली क्या, पहले से तो उत्तराखंड में था अपना, उनका था कोड ऑफ, और अब क्या है, सॉरी गोवा में था, और अभी रिसेंटली क्या है, उत्तराखंड ने इम्प्लीमेंट किया है। उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम नहीं समझना, उत्तराखंड में इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है। तो आर्टिकल 44 ये क्या है, एक डीपीएसपी है, मतलब इसका रिकमेंडेशन है, ऐसा नहीं कि ये इन्फोर्स ये है कि मतलब मस्ट ही मस्ट करना है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स की तरह ये कर सकता है, स्टेट के ऊपर है। स्टेट चाह रहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल का यूज़ करके अगर चाह रहा है कि हाँ सही है तो कर सकता है स्टेट, ठीक है। लेकिन इसके भी प्रोज कॉन्स है, वो मैं पढ़ाऊंगा, और आप लोग कर ही चुके होगा, नोट्स बना चुके हो, प्रोज कॉन्स भी है इसका, ठीक है। तो ठीक है, तो आर्टिकल 44 इसमें आपका कौन कौन सा था जजमेंट, शाहबानो केस 1985, सुप्रीम कोर्ट हाईलाइटेड नीड फॉर यूसीसी अमंग रिलीजन्स, ठीक है। शाहबानो जो केस गया था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें बताया कि इसमें चाहिए यूसीसी यूनिफॉर्म, जैसे सबके अलग अलग लॉ होते हैं ना, मुस्लिम्स के अलग है शरिया लॉ, हिंदू के अलग होते हैं, हिंदुज़म के हिंदू सक्सेशन एक्ट, मैरिज एक्ट, ठीक है। ठीक है, वो एक वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें डिस्कस करेंगे। क्रिश्चियनिटी का अलग है, बुद्धिज़्म का अलग है, तो सबका नहीं, एक कॉमन कोड होना चाहिए, एक कॉमन लॉ होना चाहिए, ताकि क्या होता है जब डिवोर्स वॉर्स होता है या कुछ भी होता है तो प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो एक कॉमन लॉ रहेगा तो सबके लिए आसान रहेगा, इसलिए। फिर पोलो कोटिनो वर्सेस मारिया लुइसा वेलेंटिना पेरेरा 2019 में सुप्रीम कोर्ट हाईलाइटेड नीड फॉर यूनिफॉर्म लॉज फॉर कंसिस्टेंसी के लिए यूनिफॉर्म लॉ कमीशन 2018 नो यूसीसी नीडेड नाउ अमेंड्स एग्जिस्टिंग लॉ। लॉ कमीशन ने क्या इस पे रिपोर्ट मतलब मांगा था लोगों को, ठीक है। तो उसको डिटेल में जब पढ़ेंगे तो करेंगे। अभी बस ये जो एक क्विक रिवीजन टाइप का है। हाँ, अब पढ़ते हैं हम लोग जो नाइन्थ शेड्यूल है। नाइन्थ शेड्यूल क्या है, नाइन्थ शेड्यूल कब ऐड किया गया था, ठीक है ना। जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1951 का, स्टार्टिंग में क्या था, बहुत ज़मींदार लैंड लॉर्ड सिस्टम था, ये सब था। तो उस समय क्या था, लोग, बहुत सारे लोग थे जिनके पास ज़मीन नहीं थी खेती वेती करने के लिए, तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। तो ठीक है, तो इसी यहीं पे राइट टू प्रॉपर्टी वाला कॉन्सेप्ट आता है। और नाइन्थ शेड्यूल जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 ऐड किया गया था, कौन सा आर्टिकल ऐड किया था, 31B। 31B स्टेट्स दैट नन ऑफ द एक्ट्स या रेगुलेशन मेंशन इन द नाइन्थ शेड्यूल में, मतलब इसको नाइन्थ शेड्यूल में डाल दिया गया था। नाइन्थ शेड्यूल में डाल दो उसको कंसिडर टू बी वाइड, मतलब नाइन्थ शेड्यूल में जो भी चल जाएगा एक्ट या जो भी लॉ है वो डाल दो उसमें नाइन्थ शेड्यूल के अंदर, वो फिर क्या होता था, वाइड हो जाता था, ऑन ग्राउंड दैट दे आर इनकंसिस्टेंट विद एनी राइट्स, एनी राइट। तो इसी का यूज़ किया गया था किसमें, राइट टू प्रॉपर्टी 300A, ठीक है। एक फंडामेंटल राइट से उठा के उसको कॉन्स्टिट्यूशन राइट बना दिया गया था। और ये मतलब इसमें नाइन्थ शेड्यूल में कुछ भी डाल दो चीज़ें तो उसमें क्या होता है, वाइड हो जाता था। ये कौन से एक्ट के थ्रू किया गया था, तो ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के थ्रू। कौन सा आर्टिकल ऐड किया गया था, 31B। जजमेंट वमन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज मेड बिफोर 24 अप्रैल 1973, ये क्या है, केशव नंदा भारती केस, लैंडमार्क जजमेंट, केशव नंदा भारती केस, ठीक है ना। इसको फंडामेंटल राइट केस भी कहते हैं। सबसे मतलब लार्जेस्ट बेंच था, 13 पेजेस, ठीक है। तो इसमें क्या है, इज़ वैलिड द सुप्रीम अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज मेड बिफोर, मतलब 24 अप्रैल 1973 से जो थे उसके पहले जो थे वो सब वैलिड है एज पर केशव नंदा भारती जजमेंट एंड इवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट यहीं पे आया था, ठीक है। उसके बाद आता है शेलो आई आर शेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007। प्रोनाउंसिएशन में अगर कुछ मिस्टेक हो तो यार माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच रूल दैट नाइन्थ शेड्यूल कैन नॉट बी challenged for violating fundamental rights.
बट कैन बी चैलेंज फॉर वायलेटिंग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो 9 शेड्यूल है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने बताया कि 9 शेड्यूल कुछ चैलेंज नहीं कर सकते हैं ऑन वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं होना चाहिए, उसमें फिर चैलेंज हो सकता है अगर बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करेगा तो, ठीक है। डिलिमिटेशन डिलिमिटेशन डिलिमिटेशन, ये आर्टिकल अभी न्यूज़ में भी है, ये डिलिमिटेशन डिलिमिटेशन कमीशन, ठीक है। डिलिमिटेशन डिलिमिटेशन, तो ये कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 82 एंड 170। पार्लियामेंट इनैक्ट्स अ डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस विच एस्टैब्लिशेस अ डिलिमिटेशन कमीशन बनाने के लिए, ठीक है। आर्टिकल 82 का यूज़ किया जाता है। ये आर्टिकल 2 डिलिमिटेशन उसमें भी यूज, वन नेशन वन इलेक्शन, है ना। ये आर्टिकल यूज वन इलेक्शन वन इलेक्शन, ठीक है। वन नेशन वन इलेक्शन से भी थोड़ा उस वहाँ से भी कंसेप्ट आता है, इसमें वहाँ पे भी है, इसको न्यूज़ में पढ़ेंगे। ये दोनों इंपॉर्टेंट है आर्टिकल। तो आर्टिकल 82 क्या बताता है? इनैक्ट्स डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस, यानी हर एक सेंसस के बाद डिलिमिटेशन एक्ट आना चाहिए विच एस्टैब्लिशेस एक डिलिमिटेशन कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट हो। आर्टिकल 170 क्या बताता है? स्टेट्स गेट डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी एज पर डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। यानी हो सकता है स्टेट के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है ना, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसमें चेंजेस हो रहा है, कुछ अल्टरेशन हो रहा है एज पर डिलिमिटेशन एक्ट हर सेंसस के बाद, ठीक है। कौन सा आर्टिकल बताता है? 170 के लिए। और इस्टेब्लिशमेंट कौन बताता है? आर्टिकल पार्लियामेंट करेगा, एक डिलिमिटेशन एक्ट 82, ठीक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फेडरलिज्म का मतलब पहले समझते हैं, कोऑपरेटिव से। ठीक है। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? फेडरलिज्म का मतलब डिवीजन ऑफ पावर, मतलब एक लिटरल मीनिंग मैं बता रहा हूँ। डिवीजन ऑफ पावर मतलब सेंटर के पास भी है स्टेट, मतलब यूनियन और स्टेट, ठीक है। तो सबसे पहले पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस में होता है? यहाँ पे हमारे 7 शेड्यूल में, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म 7 शेड्यूल, ठीक है। बोलते ना क्वासी फेडरल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, क्वासी फेडरल, ठीक है, क्वासी फेडरल है। किसने बोला था ये बताइएगा आप लोग। तो 7 शेड्यूल हमारा क्या, 7 शेड्यूल में क्या दिखाया गया? यही तो बताया गया कि यूनियन लिस्ट होगा, स्टेट लिस्ट होगा और कंकरेंट लिस्ट होगा, ठीक है। फिर उसी तरह बताया गया आर्टिकल, इसमें कौन कौन सा आर्टिकल है देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो आर्टिकल 312 की बात की गई है। 312 ये क्या बताता है? ऑल इंडिया सर्विसेज की बात की गई है, एक सिंग ऑल इंडिया सर्विसेज है, वो हर जगह रहेगा वैलिड, ठीक है। 263 क्या बताया? इंटर स्टेट काउंसिल टू डिस्कस अमंग कॉमन इंटरेस्ट ऑफ, जो कॉमन इंटरेस्ट है, कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। बट कोऑपरेटिव मतलब जो दोनों में कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है। सेंटर स्टेट कंकरेंट लिस्ट की बात कर रहा है, सेंटर और स्टेट्स के बीच कॉमन जो है डिस्कस कर रहे हैं। आर्टिकल 263 इंटर स्टेट काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है सेंटर स्टेट रिलेशन में, सरकारी कमीशन, सेंटर और स्टेट का जो लिस्ट होता है
सेंटर, स्टेट, ठीक है। फिर आर्टिकल 280 क्या बताता है? फाइनेंस कमीशन, रिकमेंडेशन, डिस्ट्रीब्यूशन फाइनेंस बिटवीन यूनियन और स्टेट। किस तरह से पावर का, फाइनेंस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यही कहलाता है। ये सब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में आता है, ठीक है ना। तो आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विसेज, 263 इंटर स्टेट काउंसिल डिस्कस कॉमन इंटरेस्ट ऑफ सेंटर एंड स्टेट, ये सेंटर स्टेट रिलेशन में आ जाता है। और 280 फाइनेंस कमीशन, इसी फाइनेंस कमीशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। कोऑपरेटिव हो गया, अब फिजिकल होते हैं हम लोग। फिजिकल फेडरलिज्म यानी फाइनेंशियल से रिलेटेड जो भी है फेडरलिज्म है वो। तो 7 शेड्यूल में जाहिर सी बात है टैक्स बेस डिलिनेटेड इन यूनियन एंड स्टेट लिस्ट, किस आर्टिकल का? आर्टिकल 246, आर्टिकल 246, ठीक है, आर्टिकल 246। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन? तो अब 269 क्या बताता है? टैक्सेस लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर असाइन टू स्टेट्स। कलेक्ट किया जो स्टेट को असाइन है और सेंटर उसको कलेक्ट करता है। ये कौन से आर्टिकल के थ्रू होता है? आर्टिकल 269, 269 जीएसटी काउंसिल इंटर स्टेट ट्रेड, जीएसटी 269 ए, 269 ए, आर्टिकल 269 ए, ये जीएसटी वाला आ गया। जीएसटी है ना, जीएसटी इंटर स्टेट ट्रेड, जो जीएसटी का है कि स्टेट का अलग होता है। सी जीएसटी, सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी करके है ना वो। तो ये चीज़ आर्टिकल 275 क्या? आर्टिकल 270 सॉरी, टैक्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स फॉर फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन किस तरह से यूनियन और स्टेट में टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करता है वो आर्टिकल 270 बताता है। आर्टिकल 275 क्या? फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्टेट्स इन फॉर्म ऑफ ग्रांट इन एड, यानी केंद्र के द्वारा जो स्टेट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है, ठीक है, चार्ज टू रेवेन्यू ऑफ इंडिया, ठीक है, रेवेन्यू ऑफ इंडिया से जो सेंटर के द्वारा स्टेट को जो ग्रांट इन एड यानी जो हेल्प दिया जाता है एक्स्ट्रा, उसको बोलते हैं। वो किस आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 275। बोरोइंग्स यानी अब उधार कर्ज वर्ज ले रहा है तो आर्टिकल 292। यूनियन बोरो कर सकता है डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली, यानी यूनियन जो सेंटर है या तो सेंटर इस ले सकता है डोमेस्टिकली मतलब विद इन द टेरिटरी, या बाहर से इंटरनेशनली भी ले सकता है, बोरो कर सकता है। ये बताता है आर्टिकल 292। लेकिन स्टेट क्या करेगा? कैन ओनली बोरो डोमेस्टिकली, यानी स्टेट से, किसी स्टेट से ले सकता है या सेंटर से, बाहर से नहीं ले सकता है, इंटरनेशनली नहीं कर सकता है। आर्टिकल 280 क्या बताता है? फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूट टू एजुकेट शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। तो ये पूरा आर्टिकल हम लोग का डिस्कस हो गया अच्छे से, ठीक है, याद कर लेना है, ठीक है। 280 तो बताता ही है फाइनेंस कमीशन। चलिए एक बार फिर से डिस्कस करते हैं फिजिकल फेडरलिज्म। फिजिकल फेडरलिज्म, फिजिकल फेडरलिज्म में तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा 269 ए, ये जीएसटी, जीएसटी जो उसका बताता है, उससे जो टैक्सेस कलेक्ट करना है वो, ठीक है। 280 हमारा क्या बताता है? फाइनेंस कमीशन का, ठीक है, इस तरह से है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर अच्छा लगा नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दूंगा, तो लाइक सब्सक्राइब कर देना या शेयर करना, ठीक है। थैंक यू गाइज, थैंक यू। और अच्छे से पढ़ाई करिए आप लोग, कोई भी दिक्कत हो कमेंट में बताओ भाई।